नमस्कार, गुड इवनिंग सभी प्यारे दोस्तों को। जुड़ जाइए फटाफट, फिर शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। और आज हम लोग बात करने वाले हैं पंचायती राज में नेक्स्ट अगले पॉइंट पे, जहां हमने कल छोड़ा था बिल्कुल वहीं से हम लोग दोबारा से शुरू करने वाले हैं। तो जुड़ जाइए फटाफट, फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी प्यारे दोस्तों को। सोनल गुड इवनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो अब तक जो है हमने यहाँ तक बात कर ली थी कि जो मूल संविधान था उसमें स्थानीय जो स्वशासन है उसको कोई संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं हुआ। और जब इसको कोई संवैधानिक दर्जा जब प्राप्त नहीं होता है तो इसका नतीजा ये निकलता है कि किसी ने भी पंचायती राज को पूरे भारत में लागू करना ठीक नहीं समझा। मतलब किसी भी राज्य सरकार जो उसने इतनी ज़्यादा जो है तत्परता नहीं दिखाई और इसको सही तरीके से पूरा व्यवस्थित तरीके से लागू नहीं हुआ पूरे भारत में एक जैसा। तो आर्टिकल 40 में ही मौजूद था जो नीति निर्देशक तत्व हैं, और नीति निर्देशक जो तत्व हैं वो कभी भी बाध्यकारी नहीं होते हैं। तो यहाँ पर तो शुरू करते हैं हम लोग। हमने छोड़ा था यहाँ पर, इसे कल पढ़ेंगे, ये यहाँ पर हमने छोड़ा था और यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहला पॉइंट, अब हम लोग बात कर रहे हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में जो पंचायती राज है उसका क्या हाल रहा। ठीक है, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी मेरे प्यारे दोस्तों को, जो भी मेरे प्यारे हमदम यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं उन सभी को। और मैं आपके साथ कमेंट सेक्शन में मौजूद हूँ, तो किसी भी बच्चे को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि सर जो हैं वो घर पे हैं। घर पे नहीं हूँ, मैं आपके साथ में ही हूँ। आज मैं 2 जगह मौजूद हूँ, यहाँ सामने पढ़ा भी रहा हूँ आपको, और उधर जो नीचे आपके कमेंट चल रहे हैं वहाँ भी मैं मौजूद हूँ। तो मैं 2 जगह आपके साथ में हूँ। तो ये क्लास जो है लाइव से भी बहुत ज़बरदस्त अच्छी लगती है। ठीक है, लाइव तो अच्छी लगती है और ये उससे भी बढ़िया लगेगी आपको। तो फैक्ट एंड कमेटी रिलेटेड टू पंचायती राज। अब देखिए गवर्नमेंट ने क्या किया। गवर्नमेंट ने ये किया कि यहाँ पर कुछ कम्युनिटी वर्क करना शुरू किया। स्वतंत्रता के बाद में 2 अक्टूबर को क्या आती है, गांधी जयंती आती है। ठीक है, अब सरकार है किसकी, पंडित नेहरू की। तो पंडित नेहरू की जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया, 2 अक्टूबर यहां पर हम बात कर रहे हैं 2 अक्टूबर 1952 को, 2 अक्टूबर 1952 को सरकार ने कुछ कार्यक्रम चलाने शुरू किए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम हो गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाने शुरू किए। ठीक है, अब ये जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है इनका असल में मकसद क्या है, तो इंग्लिश में हम इनको क्या बोलते हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम बोल सकते हैं। ठीक है, सीडीपी बोल सकते हो आप इनको, सीडीपी आप इनको कह सकते हो। सीडीपी जैसा नाम है वैसा ही सीडीपी को मैंने कर दिया। अब यहां पर ये जो सीडीपी जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मतलब है कि समाज में लोगों की दूरियां कैसे खत्म की जाए, मतलब समाज में जो लोग हैं उनकी दूरियों को किस प्रकार से खत्म करें, मतलब लोग एक दूसरे के नजदीक कैसे आए ज़्यादा से ज़्यादा, इस चीज़ का यहाँ पर कुछ ऐसा प्रावधान किया गया। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट आप जानते हो कि देखो 1950 में जब हमारा देश आज़ाद, 1947 में आज़ाद हुआ है और 50 में जब संविधान लगा है, तो इस टाइम पीरियड में अगर आप देखोगे तो हम देखते हैं कि समाज में भेदभाव बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सामाजिक जातिगत प्रथाएं और ये चीज़ें जो है कुरीतियाँ जो है बहुत ज़्यादा है समाज में। तो इनको दूर करना है, समाज के लोगों को नज़दीक लेकर आना है। और समाज में आप खुद ही देख रहे होंगे आज के टाइम में भी चलती है चीज़ें भी, समाज में एक तबका अपने आप को क्या समझता है, उच्च वर्ग समझता है, वही तबका नीचे वाले को नीचे, एक तबके को नीचा समझता है, वो कहते तुम नीच जाति के हो, हम ऊंच जाति के हैं। ठीक है, ये एक तथाकथित मनगठन जो है धारणाएं ये उस टाइम बहुत ज़्यादा थी, आज तो वैसे भी ये खत्म हो गया है। तो ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया, और ये सामुदायिक विकास जो कार्यक्रम है इसकी जो प्रेरणा मिलती है वो कहाँ से मिलती है, इसका प्रेरणा मिलती है एक तो अल्बर्ट मेयर,
एक तो इसका अल्बर्ट मेयर और के मुंशी, ये दो नाम आते हैं यहाँ पे। तो इस कार्यक्रम की जो प्रेरणा जो प्राप्त होती है, प्रेरणा व सिफारिश, प्रेरणा और जो सिफारिश है इसकी, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। प्रेरणा और सिफारिश जो है वो अल्बर्ट मेयर के इटावा परियोजना, अल्बर्ट मेयर, तो मैं दोनों का नाम यहाँ पे लिखूंगा, एक तो अल्बर्ट मेयर इटावा परियोजना, ये उधर से जुड़ी हुई है, संयुक्त प्रांत से जुड़ी हुई एक परियोजना थी, अल्बर्ट मेयर। और अल्बर्ट मेयर और एक के मुंशी समिति की सिफारिश पर। हाँ जी, गुड इवनिंग। जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं सबके कमेंट देख रहा हूं मैं इस टाइम, और सभी के कमेंट जो हैं कमेंट सेक्शन में मैं आपके साथ में मौजूद हूं, ठीक है। तो यहां पर अल्बर्ट मेयर और के मुंशी, ये दो नाम आते हैं, इन दोनों नामों को याद रखना भी सभी बच्चे, बहुत ज्यादा मोस्ट है। अल्बर्ट मेयर के मुंशी की के मुंशी समिति की सिफारिश पर, के एम मुंशी समिति की सिफारिश पर, के मुंशी समिति की सिफारिश पर, हाँ बिल्कुल सही कहा भी इन्होंने, समिति की सिफारिश पर, की सिफारिश पर, ठीक है, क्लियर होगी बात, के मुंशी की सिफारिश पर, मुंशी समिति की सिफारिश पर। तो यहां पर इसकी सिफारिश पर और यहां इसकी प्रेरणा से, तो अल्बर्ट मेयर, ये एक इटावा प्रोजेक्ट था, इटावा प्रोजेक्ट लाया गया था, संयुक्त प्रांत से जुड़ा हुआ था, और यहां पर सामुदायिक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए अब एक समिति का गठन होगा। मतलब इन्हीं कम्युनिटी वर्क को, सीडीपी जो प्रोग्राम है इसको बढ़ाने के लिए एक कमेटी बनाएगी, ठीक है। तो मैं यहां लिख रहा हूं कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को बढ़ाने के लिए, तो मैं यहां पर अंग्रेजी में लिख देता हूं कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, डेवलपमेंट प्रोग्राम, राइटिंग थोड़ी सी हो सकता है गंदी हो गई, ठीक है, प्रोग्राम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को, इस प्रोग्राम को बढ़ावा देने के लिए, इसको बढ़ावा देना है, ठीक है। तो इसको बढ़ावा देने के लिए एक समिति का गठन किया गया। अच्छी है राइटिंग, अच्छा चलो बढ़िया, भी बहुत अच्छी बात है। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को बढ़ावा देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, इस कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को बढ़ावा देने के लिए एक समिति का गठन होता है, ठीक है। और समिति का नाम क्या होता है? बलवंत राय मेहता समिति। ध्यान रखना, इस समिति का गठन जो है वो स्पेशली पंचायती राज के लिए नहीं हुआ था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए हुआ था। तो समिति जो बनती है, समिति का गठन लिखना है अभी, इसमें समिति नहीं लिखना है, समिति का गठन, समिति का गठन। और ये समिति का होता है गठन जो होती है बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। अब ये जो बलवंत राय मेहता समिति है, इस समिति ने सुझाव दिया है, इस समिति का गठन होता है, ठीक है। और 1957 में लिख लेना भाई, ये तो पता ही, आप 1957 सारे बच्चे जानते हो ना सभी बच्चे? कमेंट करके बताओ मुझे, 1957 सब बच्चे जानते हो, ठीक है, कमेंट में देख रहा हूं आप सबके। तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन होता है और इस समिति ने सिफारिश की, हाँ बिल्कुल, वो बच्चे कह रहे हैं हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो यहां पर बलवंत राय मेहता समिति 1957 में जो बनती है, इसने सिफारिश की त्रिस्तरीय पंचायती राज की। क्या सिफारिश की? त्रिस्तरीय पंचायती राज, त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की, ठीक है। इसीलिए हम लोग इनको क्या बोलते हैं, इसी कारण हम इनको बोलते हैं भारत में पंचायती राज का जनक बोलते हैं, भारत में पंचायती राज का जनक इनको बोला जाता है, ठीक है। भारत में पंचायती राज का जनक, भारत में पंचायती राज जनक के रूप में इनको इसीलिए जाना जाता है, ठीक है। तो यहां पर इनको तो बोल दिया हमने भारत में पंचायती राज का जनक, और स्थानीय स्वशासन का जनक किसको बोला हमने? लॉर्ड रिपन को बोला है। अभी राजस्थान के पंचायती राज का और आएगा, अभी क्या आएगा? राजस्थान के पंचायती राज का भी नाम आएगा। अब देखो इस समिति की सिफारिश पर क्या किया, ये जो कमेटी है इसकी सिफारिश पर यहां पर पंडित नेहरू क्या करते हैं? पंडित नेहरू जी आते हैं कहां पर?
2 अक्टूबर को बगदड़ी ग्राम पंचायत। ठीक है, अब पंडित नेहरू आएंगे, ये ध्यान रखना इस समिति की सिफारिश पर पंडित नेहरू 2 अक्टूबर, बार बार 2 अक्टूबर क्यों आ रहा है? 2 अक्टूबर इसलिए आ रहा है, गांधी जयंती है इस दिन, गांधी जी ने, हाँ बिल्कुल सही कहा, तो गांधी जयंती है इस दिन। तो यहां पर अब देखिए पंडित नेहरू आते हैं, तो ये फोटो देखो उस टाइम की, मैं आपको दिखाता हूं, बहुत ध्यान से देखो, ये ऐतिहासिक है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश को सीरियसली ले लिया किसने? पंडित नेहरू ने। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर, समिति की सिफारिश पर, समिति की सिफारिश पर। अब उस टाइम देखो हमारे प्रधानमंत्री कितने सिंपल तरीके से रहते थे, ठीक है, क्योंकि हमारा देश भी बिल्कुल सिंपल ही था। सिफारिश पर पंडित नेहरू आए, ठीक है, ये पंडित नेहरू जी आए और कहाँ आते हैं? बगदड़ी ग्राम पंचायत में। यहां बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं, देखते हैं जूम करने से सही कोई दिक्कत तो नहीं होती क्या? हाँ, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना के अवसर पर नागौर में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्वागत करते हुए मोहनलाल सुखाड़िया, ये मोहनलाल सुखाड़िया है जो आप इनको देख रहे हो यहां पर, ये मोहनलाल सुखाड़िया है, और ये जो है पंडित नेहरू है, देखो ये बैठे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये था इनका। और इधर जो दूसरी साइड आप देख रहे हो ये उसी टाइम की फोटो है, ये एक चबूतरा बना हुआ है, और आधुनिक भी इस चबूतरे की मैं आपको फोटो दिखाऊंगा। ये देखो बड़ा ऐतिहासिक पल है उस टाइम का, पंडित नेहरू आए हैं और बिल्कुल सिंपल, एकदम आसान सिंपल तरीके से सब कुछ। तो ये थे, ठीक है, क्लियर होगी बात। अब ये थोड़ा सा ना जूम करने पर कई बार थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है इस पेज में। हाँ, तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर जो है यहाँ पर ये बगदड़ी ग्राम पंचायत में आते हैं। उस टाइम हमारे, अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या बनता है, यहाँ पर एक तो आपका ये बन गया कि इस टाइम पर राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान के सीएम मोहनलाल सुखाड़िया। एक तो ये क्वेश्चन बन गया। हाँ, अच्छी लग रही है ना फोटो? तो यहां पर देखो एक दिन एक बच्चा क्वेश्चन पूछता है, पता नहीं किसने पूछा था क्लास में, वो कहता है, मैंने सोचा कोई वो कहता है सर एक बात बताओ, मैंने सोचा भी कोई अच्छी बात बताए, अच्छा सवाल पूछेगा। वो कहता है कि सर मुझे ये बताओ, इस फोटो में ये जो टेंट लग रहा है, इस टेंट के ऊपर ये पंखा लग रहा है क्या? तो मैंने कहा भाई ये पंखा नहीं लग रहा, ये डिजाइन बना हुआ है। तो मैंने सोचा कोई अच्छी बात पूछेगा, वो कहेगा कि भाई सर ये कौन खड़े हैं पास में, वो उधर कौन है? वो तो पूछा नहीं, वो कहता है सर ये टेंट में पंखा लगा हुआ है क्या? चलो कोई बात नहीं, ये भी चलता रहता है बीच बीच में, माइंड फ्रेश हो जाता है ऐसी चीज़ों से। राजस्थान के सीएम कौन है? मोहनलाल सुखाड़िया। एक तो ये वाला पॉइंट याद रखना, मोहनलाल सुखाड़िया, ठीक है, मोहनलाल सुखाड़िया जी को याद रखना। अब दूसरा, इस टाइम राजस्थान के सचिव कौन थे? राजस्थान के जो सचिव है ना उनको भी याद रखना, राजस्थान के सचिव याद रखना भी। राजस्थान के सचिव भगवंत राय मेहता। राजस्थान के सचिव को क्यों याद रखना है? क्योंकि इनको राजस्थान के पंचायती राज का जनक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? राजस्थान के पंचायती राज का जनक भगवंत राय मेहता, ठीक है, भगवंत राय मेहता, बलवंत राय नहीं, भगवंत राय मेहता, राजस्थान के पंचायती राज का जनक। तो ये भी मैं लिख देता हूं इनको, राजस्थान का पंचायती राज का जनक, राजस्थान पंचायती राज के जनक। हाँ, एक ही फैमिली में थे ये, बलवंत राय मेहता, भगवंत राय मेहता, मतलब नियर अबाउट फैमिली में थे ये। राजस्थान पंचायती राज जनक, ठीक है, राजस्थान पंचायती राज जनक, क्योंकि उस टाइम जितना भी ढांचा वगैरह जो भी चीजें तैयार की थी इन्होंने ही तैयार की थी। सब लोग भाई आगे कैसे व्यवस्था चलेगी क्या नहीं चलेगी, जो भी सुझाव वगैरह है, प्रशासन में सारी चीजें कौन संभालता है? मुख्य सचिव ही संभालता है। तो ये मुख्य सचिव थे उस टाइम राजस्थान की। तो राजस्थान पंचायती राज जनक बोला जाता है इनको, तो कोई बच्चा भूलना नहीं। तो अब 3 हो गए, लॉर्ड रिपन भी हो गया, बलवंत राय मेहता हो गए और भगवंत राय मेहता हो गए। समझ में आ गया सबको? बढ़िया चल रहा है? हाँ, कोई नया बच्चा आया क्या? अच्छा, ये एक नया बच्चा आया है। तो यहां पर जो है अब बढ़ते हैं आगे।
अब वर्तमान में क्या कंडीशन है? वर्तमान में कंडीशन यहाँ पे ये है कि 2 अक्टूबर 1959 को ये जो चबूतरा था, आज इसकी ये कंडीशन हो चुकी है। मतलब ये अखबार में छपा था, ये दैनिक भास्कर ने इसका मुद्दा उठाया था कि यहाँ पर क्या होता है, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को इसी चबूतरे पर खड़े होकर देश में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया था। थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, यहाँ देखो, ठीक है। और थोड़ा सा मैं टूल से भी आपको जूम करके दिखा देता हूँ। टूल वाला जो है, लेंस वाला जो है वो ज़्यादा दिखाई देता है आसानी से, ठीक है। लेंस से भी दिखा देता हूँ सभी को। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को इसी चबूतरे पर खड़े होकर राजस्थान में पंचायती राज का शुभारंभ किया। नागौर पुलिस लाइन परिसर में स्थित इस चबूतरे को यादगार स्थल बनाने की योजना 61 वर्ष बाद भी अधूरी है। 12 वर्ष पहले पंचायती राज विभाग ने 50 लाख रुपए का बजट स्वीकृत किया, एक म्यूजियम भवन बनाया जिसमें तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के द्वारा अनावरण और शिलालेख भी लगा हुआ है। ये शिलालेख लगा हुआ है, इसमें थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा, लेकिन ये लिखी हुई बात है तो आप समझ लेना। लेकिन भवन का दरवाजा खुला होने से कचरा पड़ा है। कुल मिलाकर बात यह है कि ये व्यवस्था जो है वर्तमान में जस की तस पड़ी है। मतलब 50 लाख रुपए खर्च हो गए लेकिन कोई मतलब नहीं निकला यहाँ पर। तो ये वर्तमान में कंडीशन है। किसी टाइम यहाँ पर पंडित नेहरू आए थे, ठीक है, बीते वक्त की बात है ये। आज तो हो सकता है शायद भवन ठीक हो गया होगा, ये इस तरह का मामला है वर्तमान में। तो ये तो था जो CDP जो कम्युनिटी डेवलपमेंट वर्क जो काम चलाया था उसके बारे में था। और राजस्थान में पंचायती राज का शुभारंभ किया, और शुभारंभ किया किसने? पंडित नेहरू के नेतृत्व में होता है, ठीक है। पंडित नेहरू राजस्थान में आए और पंचायती राज का शुभारंभ हुआ। तो ये तो लिखवाने की जरूरत नहीं है कि राजस्थान में पंचायती राज का शुभारंभ हुआ, ये तो आप सभी जानते हो बहुत अच्छे से। तो इन चीज़ों को देखो, याद करने से क्या है कि आपको बहुत सारी चीज़ें याद रहती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कुछ समितियों के बारे में, पंचायती राज से रिलेटेड समितियों के बारे में देख लेते हैं। राजीव गांधी के बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे, अभी राजीव गांधी जी का वक्त आया नहीं है, अभी हम पंडित नेहरू के टाइम में ही चल रहे हैं। तो एक समिति बनती है। अब मैं कुछ लिख रहा हूं यहाँ पे समितियां, ठीक है, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे पंचायती राज से संबंधित समितियां, ठीक है। समितियां हम वही करेंगे जो बहुत ज्यादा मुख्य है, जिनके बारे में खास खास बातें, ठीक है। संबंधित समितियां, सबको समझ तो आ रहा है ना, भी नोट भी हो रहा है ना सबका साथ के साथ। हाँ, कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसका नोट नहीं हो रहा हो। मैं कमेंट सेक्शन में आपके साथ में मौजूद हूँ, 2 जगह मौजूद हूँ आपके साथ में, क्लास में भी और कमेंट सेक्शन में भी। पंचायती राज संबंधी समितियां, सबसे पहले हम लोग करेंगे सादिक अली समिति। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे सादिक अली समिति। जिस समिति के बारे में कोई खास पॉइंट है, जिसने कोई खास बात बोली है, वो हम जरूर लिखेंगे, ठीक है। बाकी समिति का नाम लिखते हुए आगे बढ़ जाएंगे। सादिक अली समिति, सादिक अली समिति, साथ के साथ नोट कर लो भाई, हाँ बातें नहीं करनी है कमेंट में। सादिक अली समिति। अब यहां पर इस समिति ने जो सुझाव दिया, इस समिति का गठन होता है 1963 में। एक तो बलवंत राय मेहता समिति तो होएगी, उसके बारे में तो हमने बात कर ही ली, ठीक है। त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की, जो वर्तमान में मौजूद है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, बिल्कुल वैसा ही ढांचा जो वर्तमान में मौजूद है, उसी की सिफारिश की। सादिक अली समिति ने क्या कहा? सादिक अली समिति ने जो बात कही वो 3 बातें कही इसने। इसकी जो खास और जो मोस्ट बातें हैं वो 3 बातें आपको याद रखनी है। पहली बात तो इसने जो गुटबाजी है उसके बारे में सुझाव दिया कि राजनीतिक गुटबाजी जो है ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है। राजनीतिक गुटबाजी को लेकर इन्होंने सुझाव दिया। राजनीतिक गुटबाजी के संदर्भ में एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें इतना ही लिखा हुआ आएगा, राजस्थान राजनीतिक गुटबाजी के संदर्भ में, ठीक है। राजनीतिक गुटबाजी नियंत्रण के सुझाव, ठीक है, नियंत्रण सुझाव दिए इसने। भी राजनीतिक गुटबाजी तो आज भी होती है, आप देख रहे हो पंचायतों में राजनीतिक गुटबाजी होती है। एक इसने जो सुझाव दिया जो सबसे बड़ा और बहुत अच्छा है
पंचायती राज में फाइनेंशियल व्यवस्था को स्ट्रोंग करने के लिए वित्त आयोग के बारे में सुझाव दिया। तो दूसरा लिखना है वित्त आयोग से संबंधित, फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग संबंधी सुझाव दिए, वित्त आयोग संबंधी सुझाव दिए, वित्त आयोग संबंधी सुझाव दिए, दे दिए सुझाव, हो गया क्लियर, ठीक है, सुझाव दे दिए। दूसरी बात ये, तीसरा इसने कहा कि जिला प्रमुख का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए, ये भी बहुत ज्यादा मोस्ट है, इसको अच्छे से लिखो, इसको भी, एक मिनट को भी थोड़ा सा मुझे इसको ठीक करने दो, रबड़ से मिटा के ठीक करता हूं मैं इसको। इसने कहा कि जिला प्रमुख है उसका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए, ठीक है, जिला प्रमुख का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से, जिला प्रमुख का निर्वाचन, देखो भाई आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से पढ़ते रहो, जिला प्रमुख का प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन, वर्तमान में कैसे होता है, वर्तमान में अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जिला प्रमुख का प्रत्यक्ष निर्वाचन हो, वर्तमान में प्रत्यक्ष नहीं होता है, अप्रत्यक्ष होता है, जिला परिषद के सदस्यों में से जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख को चुना जाता है, जानते हो सभी बच्चे, जिला प्रमुख का प्रत्यक्ष निर्वाचन हो, पहली बात, ठीक है, तीसरी बात हो गई है, तो ये 3 सुझाव दिए, क्लियर हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट अगला आता है आपका अशोक मेहता समिति, साथ के साथ नोट करते जाओ भी, और किसी बच्चे के मन में कोई सवाल है तो पूछ लेना, मैं कमेंट सेक्शन में हूं आपके साथ में। अशोक मेहता समिति, ठीक है, बाद में क्लास जब लाइव रिकॉर्ड होके जब चढ़ जाएगी, क्लास खत्म होने के बाद में, फिर आप सवाल जो है फिर वहां ग्रुप में पूछ सकते हो, यहाँ जो है यहाँ तो फिर रिकॉर्ड के रूप में मौजूद रहेगी, अभी तो मैं आपके साथ में हूं सबके। तो 1977, हाँ, अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति का सबसे बड़ी जो खास बात है और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जो बात है वो बहुत जरूरी है, और ये यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें क्वेश्चन था मंडल पंचायत और जिला परिषद, इसने द्विस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया, जरूरी नहीं है कि किसी ने कोई स्तर का सुझाव दिया ही दिया हो, ठीक है, द्विस्तरीय पंचायती राज का सुझाव, द्विस्तरीय पंचायती राज सुझाव, मेरे पीछे तो नहीं छुप गया अभी ये, द्विस्तरीय पंचायती राज सुझाव दिया, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूं उसके हिसाब से लिख लेना, अगर मेरे पीछे छुप जाए तो ये नाम, द्विस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया। द्विस्तरीय में इन्होंने क्या कहा, एक मंडल पंचायत, एक जिला परिषद, मंडल पंचायत और जिला परिषद, मतलब 2 ही लेवल होने चाहिए, मंडल पंचायत और जिला परिषद, मतलब ग्राम पंचायत और पंचायत समिति को तो मंडल पंचायत बना दो, और ऊपर वाला जो लेवल है, वो जो टॉप का जो लेवल है उसको क्या बना दो, जिला परिषद ही रहने दो भाई, 3 लेवल होते हैं ना पंचायती राज में, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, तो 2 को मिलाकर मंडल पंचायत बना दो और 1 को जिला परिषद का जिला परिषद रह जाएगा वो, ठीक है। तो ये हो गया यहां पर आपका जिला परिषद, ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट है, जो मैं चीजें लिखवा रहा हूं ना आपको, समझ लेना कि आप फर्स्ट ग्रेड का भी एग्जाम दे रहे हो ना तो भी आपके बहुत काम आएगा, ठीक है। मंडल पंचायत और जिला परिषद वो तो आपको खुद ही पता लग जाएगा, जब आप एग्जाम दोगे खुद ही बोल दोगे आके। अब एक बात इसने और बोली, इसने एक जो सबसे बड़ी बात जो बोली है, और ये एग्जाम में भी आई हुई है, एक बात नहीं है 2 बात और है। एक तो इसने कहा, ये तो द्विस्तरीय की बात होगी, ठीक है, ये तो द्विस्तरीय वाली जो बात कही वो हो गई, ठीक है। अब एक इसने कहा कि राजनीतिक पार्टियों की भागीदारी होनी चाहिए, मतलब पार्टी लाइन पर चुनाव होने चाहिए, किसके, पंचायती राज के, और ये क्वेश्चन भी मैंने एग्जाम में फेस किया हुआ है, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं इस समिति के बारे में। इस समिति ने क्या कहा, इस समिति ने कहा, 1 मिनट को भी थोड़ा सा मुझे इसको इधर लिखने दो, और नोट्स तो खैर मैं आपको दे ही दूंगा भाई, नोट्स तो मेरे लिखे हुए तो मैं आपको दे ही दूंगा, लेकिन अगर आप लिखते हो ना तो सबसे बेस्ट है, पूरा रम जाओ अच्छे से, रम के और फिर लिखो, ठीक है, हाँ, पूरा मतलब रम जाओ का वो वाला नहीं, गलत मत समझ लेना रे कोई, रम का मतलब वो वाला मत समझ लेना, वो रम दूसरी होती है। हाँ, जैसे एक दिन वो क्वार्टरली बोला था, तो वो बच्चा कहता है कि सर
मतलब देखो कि कितना दिमाग तुरंत एक्टिव हो जाता है, ऐसी चीज़ों से दूर रहना है, ठीक है, दिमाग को स्लो कर देती है ऐसी चीज़ें, दूर रहना है। तो इन्होंने कहा पंचायती राज के चुनाव पार्टी लाइन पे होने चाहिए। पंचायती राज में जो चुनाव है, पंचायती राज में चुनाव, अब देखो भी ऐसा मत समझना कि नोट्स मिल गए तो सब कुछ कर लिया, नोट्स के साथ में वीडियो देखनी भी जरूरी है। वीडियो से क्या आपको चीजें ना याद रहती है, भूलते नहीं हो, आपको ऐसा लगता है कि जैसे हम क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है। पंचायती राज में चुनाव राजनीतिक दलों के आधार पर, ठीक है, राजनीतिक दलों की भागीदारी लिख देता हूं, राजनीतिक दलों की भागीदारी से हो, राजनीतिक दलों की भागीदारी। अब आजकल तो ऐसे ही होते हैं, राजनीतिक दलों की भागीदारी से ही होते हैं, खुद ही ऑटोमेटिक ही, हालांकि ऐसा कोई ऑफिशियल प्रबंध नहीं होता, लेकिन फिर भी जो है राजनीतिक दलों की भागीदारी भी होते हैं। पंचायती राज में चुनाव राजनीतिक दलों की भागीदारी से हो, ठीक है, मतलब उनका रोल होना चाहिए कुल मिलाकर। और एक इसने जो है सबसे बड़ी जो खास बात बोली, इसने अनुसूचित जाति और जनजाति की बात की थी इस कमेटी ने। किसकी बात की थी? अनुसूचित जाति और जनजाति की बात इसने बोली थी कि अनुसूचित जाति और जनजाति को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। तो ये वाली बात मैं यहीं लिख देता हूं, अनुसूचित जाति व जनजाति को, अनुसूचित जाति व जनजाति को, अनुसूचित जाति ओब्लिक लिख के लिख रहा हूं, जनजाति को, अनुसूचित जाति जनजाति को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मिले, जनसंख्या के अनुपात में, वर्तमान में इसी आधार पर मिलता है, जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिले, ठीक है। तो ये इसकी बातें याद रख लेना बहुत अच्छे से, आरक्षण प्राप्त हो, ठीक है, आरक्षण मिले, बस ये होगी अशोक मेहता समिति। जिस समिति के बारे में जो सबसे खास बात है वो मैं जरूर लिखाऊंगा आपको, ठीक है। और अगर किसी समिति में सामान्य बात है तो हम उसी से आगे बढ़ जाएंगे। अगला नेक्स्ट, अगली समिति नोट हो गया अभी सबका? हाँ, किसका रह गया, कौन कह रहा है नोट कोना, किसका रह गया? अभी हो गया होगा मेरे हिसाब से सबका, नोट हो गया। मैं टाइम दे दूंगा एक्स्ट्रा, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लेना अच्छे से, लेकिन साथ साथ चलते रहो, ठीक है ना। हो गया भाई। सादिक अली समिति, राजनीतिक गुटबाजी, वित्त आयोग, जिला प्रमुख का प्रत्यक्ष निर्वाचन हो, ये सिफारिशें हैं इनकी। अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज, मंडल पंचायत, जिला परिषद और राजनीतिक दलों की भागीदारी की बात की, अनुसूचित जाति जनजाति को जनसंख्या के अनुपात में, ठीक है, बढ़ू, ओके। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, अगले नया पेज ले रहा हूं मैं, जीवी के राव समिति, ठीक है, जीवी के राव समिति, जीवी के राव समिति, जीवी के राव समिति, जीवी के राव समिति। इस समिति के बारे में सबसे बड़ी खास बात एक ही है, और ये है 1985 में। और इस समिति ने जो सुझाव दिया है वो है कौन सा? 4 स्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की। कौन सी सिफारिश की? 4 स्तरीय पंचायती राज की सिफारिश, 4 स्तरीय पंचायती राज की सिफारिश, 4 स्तरीय पंचायती राज की सिफारिश, ठीक है, 4 स्तरीय पंचायती राज की सिफारिश। हाँ, अगर किसी बच्चे को समितियों की लिस्ट चाहिए ना तो वो भी मैं नोट्स में दूंगा आपको। अगर किसी बच्चे को बहुत ही ज़्यादा समितियां पढ़नी है, किसी बच्चे का मन कर रहा है कि मेरे को तो सर सारी समितियां पढ़नी है, तो सारी समितियों का पीडीएफ इसी नोट्स में दे दूंगा साथ में, आराम से पढ़ते रहना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बहुत समितियां बनी है, ढेरों समितियां बनी है। 4 स्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की। अब देखो 4 स्तर कौन कौन से होंगे? 4 जो स्तर होंगे उसमें सबसे एक स्तर ग्राम पंचायत, सबसे नीचे वाला स्तर हो गया ग्राम पंचायत, गांव से मिलकर बनती है, कोई डाउट नहीं है, गांव से मिलकर बनती है ग्राम पंचायत, 3000 की आबादी पे, ठीक है, ग्राम पंचायत। दूसरा पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति।
और कौन सा हो गया, जिला परिषद। जिला परिषद तक तो आप सबको पता है, ठीक है। अब इसने कहा कि इन सबको मिलाकर एक और बना दो राज्य परिषद। इन सबको मिलाकर क्या कर दो, एक और बना दो राज्य परिषद। मतलब सेंट्रल लेवल पर एक पूरा और बना दो, पूरे राज्य के सिस्टम को मिलाकर सारी जिला परिषदों को मिलाकर एक राज्य परिषद बना दो। समझ में आ रहा है ना सबको? सबको समझ तो आ रहा है ना? कोई बच्चा ऐसा जिसको डाउट है? हो गया क्लियर? अब अगला नेक्स्ट अगली समिति है LM सिंघवी समिति, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। और इस समिति ने क्या, अब राजस्थान वाली समिति मैं अलग से बताऊंगा आपको, ठीक है ना? कोई परेशान मत होना बच्चा कि सर राजस्थान वाली समिति जो मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा एक साथ। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति 1986। और इस समिति ने क्या कहा, इस समिति ने सर्वप्रथम संवैधानिक दर्जा देने की बात कही, ठीक है। सर्वप्रथम संवैधानिक दर्जा देने की बात कहने वाली समिति, सर्वप्रथम संवैधानिक दर्जा देने की बात कहने वाली समिति। अब आपने तो क्या एग्जाम में राजस्थान वाली समितियां ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सर्वप्रथम संवैधानिक दर्जा देने की बात कहने वाली समिति, हो गया? क्लियर होगी बात? समझ में आया सबको? ठीक है, ये हो गया। तो ये समिति सबसे पहली। उसके बाद में एक जो है PK थंगुन कमेटी, एक और कमेटी आई जिसने संवैधानिक उसकी बात की, PK थंगुन कमेटी। PK थंगुन कमेटी, PK प्रेमा खांडू थंगुन है, PK थंगुन कमेटी। अभी राजस्थान की भी आ जाएगी 4-5 कमेटियां। तो PK थंगुन कमेटी है 1989, 88 है शायद, 20 का 89 में इसने रिपोर्ट दी थी, मेरे हिसाब से यही होना चाहिए। इसने भी संवैधानिक दर्जा देने की बात कही, ठीक है। संवैधानिक दर्जा देने की बात कही, संवैधानिक दर्जा देने की बात, संवैधानिक दर्जा देने की बात। अब इस समिति ने जब संवैधानिक दर्जा देने की बात कही तो इन दोनों समितियों की सिफारिश पर, पहले नाम PK थंगुन का आएगा, ठीक है। नहीं, वैसे लक्ष्मीमल सिंघवी ने सिफारिश की, लेकिन जो अब एक्शन लिया जाएगा वो PK थंगुन का नाम पहले आता है, ठीक है। हालांकि किताबों में ये भी लिखा हुआ है कि दोनों समितियों की सिफारिश पर पंचायती राज अधिनियम लाया गया, ठीक है। तो अब आ जाओ राजीव गांधी जी के समय में, दोनों समितियों की सिफारिश पर। अब हम राजीव गांधी के समय की बात करेंगे। दोनों समितियों की सिफारिश पर, दोनों समितियों की सिफारिश पर संवैधानिक दर्जा देने की प्रक्रिया शुरू हो गई, ठीक है। देने की प्रक्रिया शुरू। अब प्रक्रिया सबसे पहले किसके टाइम में शुरू हुई है? हाँ भाई, कोई बच्चा कुछ कह रहा है क्या? ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मैं आपके साथ में कमेंट सेक्शन में मौजूद हूँ, किसी बच्चे के मन में कोई डाउट हो तो पूछ लेना। नोट हो गया सबका? पेज पलट रहा हूँ मैं। तो ये हम इन दोनों को लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, और ये मैं यहाँ पे इसको ये कर दिया मैंने, ठीक है। समझ में आ गया सबको? अब जो है राजीव गांधी जी के समय लाया गया एक संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है। अब राजीव का हो गया नोट सबका? हाँ, कोई रह गया क्या भाई? हो गया होगा मेरे हिसाब से अब तक तो, ठीक है, हो गया। अब हम चलते हैं राजीव गांधी जी के समय में। राजीव गांधी जी के समय में क्या होता है, एक संविधान संशोधन लाया गया। अब पहले तो मैं आपको बता दूं कि राजीव गांधी जी का जो काल है पंचायती राज के लिए कैसा है। देखो, राजीव गांधी समय काल,
राजीव गांधी समय काल जो है, इसमें देखिए सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो है ना, एक तो महिला अधिकारों के समर्थक थे। पंचायती राज में एक तो महिला अधिकारों के ये समर्थक थे। पंचायती राज में महिलाओं तथा पिछड़े वर्गों, पिछड़े वर्ग ओबीसी नहीं, मतलब पिछड़ा मतलब जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, जो बैकवर्ड, मतलब जो बैकवर्ड सब तो थोड़ा गलत है, पिछड़ा मतलब जो पीछे रह गए, थोड़े मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाए, पिछड़े लोगों के समर्थक, ठीक है, लोगों के समर्थक थे ये। अब जब ये समर्थक थे तो इसी वजह से क्या होता है, यहां पर इनका जो टाइम पीरियड है ना, इनके समय काल को बोला जाता है पंचायती राज का स्वर्ण काल। क्या बोला जाता है? पंचायती राज का स्वर्ण काल बोला जाता है। इनके समय को क्या बोला जाता है? पंचायती राज का स्वर्ण काल बोला जाता है। इनके समय को पंचायती राज का स्वर्ण काल कहा जाता है। पंचायती राज का स्वर्ण काल, ठीक है, गोल्डन एज बोलते हैं इनके टाइम को, स्वर्ण काल बोलते हैं इनके टाइम को, स्वर्ण काल कहा गया, ठीक है, स्वर्ण काल कह दिया, कहा गया। हो रहा है ना सबका नोट? किसी को कोई डाउट तो नहीं हो रहा ना? बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, इजीली हो जाएगा सब कुछ। रम जाओ पूरी तरीके से, एकदम बह जाओ विचारधाराओं में सब, ठीक है। इनके समय में पंचायती राज स्वर्ण काल कहा गया, ठीक है। अब इनके टाइम में एक अधिनियम लाया गया, 64वां संविधान संशोधन अधिनियम। इनकी सरकार के समय क्या होता है, एक 64वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया। इनकी सरकार के समय ये जरूर याद रखना, 64वां संविधान संशोधन अधिनियम, 64वां संविधान 1989 की बात है, 64वां संविधान संशोधन अधिनियम, 64वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया। अब लाया तो गया लेकिन पारित नहीं हुआ, लाया गया लेकिन पारित नहीं हुआ, ये राज्यसभा में अटक गया था, सरकार ने तो पारित कर दिया था, लेकिन यह संसद से पारित नहीं हुआ, संसद से पारित नहीं हुआ। हाँ, ये एक ही था भाई, पारित नहीं हुआ। अब पारित नहीं हुआ तो मामला अटक गया। बाद में राजीव गांधी, उनका सरकार चली गई, बाद में टाइम हो गया, और फिर वीपी सिंह की सरकार बनी। उन्होंने भी वादा किया था लेकिन टाइम बहुत कम था उनके पास में, और फिर राजीव गांधी की हत्या हो गई, और फिर आती है नरसिम्हा राव की सरकार, और फाइनली जो है नरसिम्हा राव सरकार जो है उसके टाइम में होता है, ठीक है। तो यहां तक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। यहां तक नोट हो गया सबका? कमेंट करके बताओ भी, नोट हो गया होगा सबका? ठीक है, तो यहां पे जो है अब बात करते हैं नरसिम्हा राव सरकार के समय। नरसिम्हा राव समय काल, नरसिम्हा राव सरकार समय काल। अब इनके टाइम में क्या होता है, देखिए इनके टाइम में कुछ ऐसा होता है कि इनके समय में 16 सितंबर 1991 को लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत किया गया, लेकिन ये अटक गया था, लेकिन बाद में अंततः पारित हो गया था ये, ठीक है। 16 सितंबर 1991 को लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत किया, ठीक है। लोकसभा में
विधेयक प्रस्तुत किया। अभी मैं विधेयक का नाम भी बताऊंगा, रुक जाओ एक बार थोड़ा सा। लोकसभा में पंचायती राज हेतु विधेयक प्रस्तुत किया। पंचायती राज हेतु विधेयक प्रस्तुत किया। ठीक है, कर दिया विधेयक प्रस्तुत। ये रुक गया था लेकिन पारित हो गया बाद में अंततः, तो हमें पारित होने वाली बात ही करनी है। 20 अप्रैल 1993 को स्वीकृति मिल गई किसकी? राष्ट्रपति की। तो ये बात भी याद रखना, भी भूलना नहीं, इस तारीख को भी याद रखना सभी बच्चे। 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति जी के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति मिल गई। द्वारा स्वीकृत हो गया, स्वीकृत। अब स्वीकृत होते ही इसको क्या कर दिया? लागू कर दिया। और अब पंचायती राज का अधिनियम बनता है। अब यहां लिख रहा हूं मैं बिल्कुल साफ साफ है, पंचायती राज अधिनियम। यहां मैं बिल्कुल साफ साफ लिखूंगा, पंचायती राज अधिनियम। तो पंचायती राज का अधिनियम कौन सा है? 73वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, कौन सा है? 73वां संविधान संशोधन 1992। 73वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन 1992। क्लियर होगी बात? और इसके तहत होता क्या है? इसके तहत होता यह है कि संविधान में नया भाग जोड़ दिया। संविधान में नया भाग जोड़ा गया, भाग 9। संविधान में नया भाग, नया भाग, भाग नया कौन सा? भाग 9। अब आप कहोगे कि सर भाग 9 तो पहले से मौजूद है। भाग 9 मौजूद था लेकिन वो अंडमान निकोबार वाले क्षेत्र के लिए था। ठीक है, लेकिन उसको खत्म कर दिया। अब अंडमान निकोबार तो क्या बन गया? यूनियन टेरिटरी बन गया। अब यूनियन टेरिटरी जब वो बन गया तो भाग 9 को क्या कर दिया? निरसित कर दिया। वो नष्ट हो गया एक प्रकार से। ठीक है, डीएक्टिवेट हो गया क्योंकि अंडमान निकोबार यूनियन टेरिटरी में आ गया। भाग 8 में आ गया, वो यूनियन टेरिटरी के हिस्से में आ गया। अब भाग 9 बचा हुआ था खाली एक। तो भाग भाई या तो क्या करो, संविधान में जो भाग 22 है फिर भाग 23वां बनाओ, या तो ये करना पड़ता। अब इत्तेफाक से भाग खाली हो ही गया था तो उसी में ही ऐड कर दिया। तो संविधान का भाग जो 9 है उसने दोबारा जन्म लिया, ये आप कह सकते हो। मतलब संविधान के मूल भाग में तो था ही था, बाद में और जन्म लिया इसने नया भाग, भाग 9। ठीक है, भाग 9 और इसके साथ में अनुच्छेद 243 के साथ में, मतलब 243 तो रहेगा ही रहेगा साथ में, 243 के साथ 243 ए से लेकर ओ तक, 243 ए से लेकर ओ तक जोड़ दिए। ओ तक नए अनुच्छेद जोड़े गए, तक नए अनुच्छेद जोड़े गए। क्लियर हो गई बात? एक तो ये हुई अनुच्छेद जोड़े गए। और एक क्या आई? और एक आई 11वीं अनुसूची। भाई 11वीं अनुसूची भी तो इसी टाइम आई थी। 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। ये शायद मेरे पीछे छुप गया, लिख लेना इसको, 11वीं अनुसूची भी जोड़ेगी। क्लियर होगी बात? यहां तक मेरे हिसाब से किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। और 11वीं अनुसूची में विषय कितने हैं? 29। वो जानते ही हो आप सभी बच्चे। ये तो हो गया पंचायती राज। ठीक है, और नगरीय निकाय वाला कौन सा है? नगरीय निकाय वाला है 74वां संविधान संशोधन। नगरीय निकाय
नगरीय निकाय के लिए कौन सा हो गया? 74वां संविधान संशोधन हो गया। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन। चौहत्तरवां संविधान संशोधन, ये भी 1992 में, गलती से भी 1993 मत करना, ठीक है। और इसके साथ में भी क्या कर दिया, इसके साथ में भी नया भाग, इसके साथ में भी नया भाग, और नया भाग कौन सा? भाग 9A। कौन सा? भाग 9A। ठीक है। और आर्टिकल कौन से जोड़ दिए? अनुच्छेद 243, ओ तक तो हो ही गए, अब पी से शुरू हो गए। 243 पी से लेकर जेड जी तक, ये जोड़ दिए। क्लियर होगी बात? तो यहां तक जो है ये जोड़ दिया इसको, भाग 9 हो गया 243 पी से लेकर जेड, जेड ए, जेड बी, जेड सी, जेड डी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सबको? तो ये कर दिया इसके टाइम में। क्लियर होगी बात? अब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि पंचायती राज के प्रावधान पूरे भारत में कब लागू हुए। नया पेज ले रहा हूं मैं, ठीक है ना, नए पेज से करते हैं, देखते हैं अगले पेज पे कुछ है क्या भाई। अगले पेज में अगर कोई, हाँ तो यहां करते हैं हम, ठीक है, यहां से करते हैं। नोट हो गया सबका? किसी का रह गया क्या? नोट कर लो भी फटाफट। हाँ, शायद ऐसा नहीं लग रहा होगा कि मैं क्लास में मौजूद नहीं हूं, मैं आपके साथ में ही हूं सभी के, ठीक है ना, हर वक्त हमेशा बिल्कुल जुड़ा हुआ हूं। तो 24 अप्रैल 1993 से लागू हो गए। तो कुछ फैक्ट है जो लिख देते हैं हम लोग यहां पे, ठीक है। पहला सिंपल फैक्ट है, ज्यादा नहीं है। सबसे पहली बात तो आपने लिखना है कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिलने से अनुच्छेद 40 को व्यवहारिक रूप मिला। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिलने से, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, संवैधानिक दर्जा मिलने से अनुच्छेद 40 को व्यवहारिक रूप मिला। अनुच्छेद 40 को व्यवहारिक रूप मिला, मतलब ये व्यवहार में आ गया, अब व्यवहारिक रूप मिला। मिलने पर लिखना है भी यहां पे, मिलने पर। अनुच्छेद 40 को क्या मिला? व्यवहारिक रूप मिला। पहली बात तो ये, एक मिनट रुको भी, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ब्लैक से लिखना है, व्यवहारिक रूप मिला, नहीं तो फिर राइटिंग बनेगी नहीं, रूप मिला। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि पंचायती राज में कितने विषय हैं? 29। पंचायती राज में कितने विषय हैं? पंचायती राज में 29 विषय हैं। पंचायती राज में 29 विषय, ठीक है। और नगरीय निकायों में कितने हैं? 18 विषय। नगरीय निकायों के लिए 18 विषय 12वीं अनुसूची में। नगरीय निकायों में 18 विषय। क्लियर होगी बात? हो गया यहां तक? ये इसमें वो लिखा नहीं भी पिछले पेज में हमने, यहां पर इसमें ये भी लिखना था, एक बात ये भी लिखनी थी पीछे वाले में इसमें, कि 12वीं अनुसूची भी जोड़ेगी, ठीक है, 12वीं अनुसूची। हो गया? तो टोटल संविधान में अनुसूचियां कितनी होगी? 12 होगी, ठीक है। 18 विषय हो गया। एक और, पंचायती राज के प्रावधान पूरे भारत में कब से लागू हुए? पंचायती राज संपूर्ण भारत में लागू हुआ कब से? 24 अप्रैल। हाँ बिल्कुल सही कमेंट किया इन्होंने, 24 अप्रैल 1993।
24 अप्रैल 1993, ध्यान रखना, ठीक है, 24 अप्रैल 1993, ठीक है। और नगरीय निकाय के प्रावधान पूरे भारत में, नगरीय निकायों के प्रावधान पूरे भारत में 1 जून, नगरीय निकायों के प्रावधान लागू 1 जून 1993। एक जून 1993 लिख दिया भाई मैंने, ये ना मेरे पीछे छुप जाए तो लिख लेना इसको, 1 जून 1993। नोट्स में तो खैर दिख ही जाएगा ये, क्योंकि मैं तो क्लास में हूँ, नोट्स में थोड़ी रहूँगा, नोट्स में तो निकल जाऊँगा। हाँ, तो ये हो गया 1 जून 1993 से। और एक सबसे बड़ी खास बात कि पंचायती राज राज्य सूची का विषय है, ये ध्यान में रखना आप, पंचायती राज राज्य सूची का विषय है, पंचायती राज राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय, ठीक है, का विषय है, पहली बात। और एक और 2 लाइन और लिख लो भाई, फिर क्लास खत्म कर देते हैं, कि पंचायती राज अधिनियम के अनुसार सबसे पहले चुनाव किसने करवाए, और पंचायती राज को सबसे पहले कहां लागू किया गया, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में। तो ये वाली 2 लाइनें लिखना है। पंचायती राज जो है, पंचायती राज भारत में राजस्थान और आंध्र प्रदेश में लागू हुए, ठीक है, राजस्थान व आंध्र प्रदेश में लागू हुए। आंध्र प्रदेश में लागू, ठीक है। और इस अधिनियम के अनुसार चुनाव किसने कराए सबसे पहले, मध्य प्रदेश, ठीक है। पंचायती राज अधिनियम के अनुसार चुनाव करवाने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश। पंचायती राज अधिनियम के अनुसार चुनाव करवाने वाला प्रथम राज्य, अब कुछ बच्चे क्या है गलत सलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। एक दिन एक बच्चे ने गलत इन्फॉर्मेशन दी ग्रुप में कि सर मध्य प्रदेश नहीं था, फिर मैंने पूरा डेटा चेक किया, बाद में पता चला मध्य प्रदेश ही निकला वहां पे, ठीक है। चुनाव करवाने वाला राज्य मध्य प्रदेश। तो ये हो गई आज की क्लास, मध्य प्रदेश बना, ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे बाकी कल हम क्या करेंगे, ध्यान से दो, पंचायती राज का स्टेटस देखेंगे कि पंचायती राज का स्टेटस क्या है, ठीक है। स्टेटस ऑफ पंचायती राज इन इंडिया, यहां से हम कल करेंगे, ठीक है, कल करेंगे यहां से। 1 मिनट ब्रेक कर रहा हूं भी, रुको, हाँ ये नोट कर लो सभी बच्चे। तो आज की क्लास में इतना ही होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, नोट्स तो मिल ही जाएंगे खैर आपको, ठीक है। जो मेरे नाम के पीछे छुपा हुआ है वो देख लेना भाई, नगरीय निकायों के प्रावधान 1 जून 1993 और 24 अप्रैल 1993, ठीक है, 93 है। राजस्थान भी बता दूंगा, राजस्थान में 1 कम कर दो, राजस्थान में अब 1 तारीख कम कर दो, 1 साल बढ़ा दो, कब, 23 अप्रैल 1993 राजस्थान में लागू। ये भी लिख देता हूं, राजस्थान में लागू, राजस्थान में लागू है, ये बिल्कुल सिंपल है। 1 तारीख कम कर दो, किसकी, इसकी 24 अप्रैल वाले की, ये कर दो 23 अप्रैल, और 1993 को कर दो 1994। और पंचायती राज दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है, 24 अप्रैल को। ये 24 अप्रैल वाली जो तारीख है, इसी को ही पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, ओके। तो आज इतना ही करेंगे,
बाकी करेंगे कल। और आप जुड़े रहो, मैं आपके साथ में हूँ हमेशा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं कल वापस। तब तक के लिए सभी मेरे प्यारे हमदम को जय हिंद, जय भारत।